Hello friends, I am Anil Dari with the Hindu editorials of 10th October 2020. This editorial is based on presidential elections of America which will be held next month. This editorial is very important to the aspirants of civil service and students of the international relations and foreign policy. This editorial is also important to the persons who are interested to know about the process of presidential elections in America. So if you want to watch my previous video, please go to YouTube and search The Hindu Observer by Anil Devdari. So let's begin. The US election just became more uncertain. Actually अमेरिका में अगले महीने यानी कि 3 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे ही कहा रहा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हैं अगले महीने वो और भी ज़्यादा अनसर्टेन हो गई, मतलब और भी ज़्यादा अनिश्चितता होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा. So opinion polls could be misleading and pandemic's impact difficult to assess. The cyclical shift in politics is unsure. Actually जो एक वर्ड है यहाँ पे ओपिनियन पोल में होता है जनमत सर्वेक्षण, और एक है मिसलीडिंग में होता है किसी को भटकाना, किसी को बहकाना. तो और एक पैंडेमिक होता है महामारी. तो ओपिनियन पोल अभी क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट के हो चाहे वो प्रधानमंत्री के हो, तो जो न्यूज़ मीडिया क्या करती है कि ये पहले ही ओपिनियन पोल से बता देती है कि हाँ किस कैंडिडेट के जीतने के आसार हैं, किसके हारने के आसार हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि जो ओपिनियन पोल होते हैं वो हमें वो भटका देते हैं. मतलब जो प्रिडिक्शन वो करते हैं, जो भविष्यवाणी वो करते हैं, कभी कभी उसके अपोजिट हो जाता है, उसके अपोजिट रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट निकलते हैं. तो जो ओपिनियन पोल वो क्या करते हैं कि वो अमेरिकन पीपल्स को मिसलीड कर सकते हैं, अमेरिका की जो पब्लिक है उसको मिसलीड कर सकती है, कहीं ना कहीं भटका सकती है. साथ ही साथ कोविड-19 जो अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन करना, इसका एसेस करना भी काफ़ी मुश्किल है. दिस साइक्लिकल शिफ्ट इन पॉलिटिक्स इज अनश्योर. अब राजनीति में जो एक साइक्लिकल शिफ्ट होता है कि पहले इतने टाइम इस साल ये पार्टी रूल करेगी, इस साल ये पार्टी रूल करेगी. तो इस शिफ्ट में ये पॉलिटिक्स राजनीति में क्या होता है कि ये बताना मुश्किल होता है कि कौन सी पार्टी रूल करेगी. सो दिस एडिटोरियल इज रिटन बाय राकेश सूद. हु इज दिस पर्सन? वी विल नो अबाउट इट एट द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल्स. सो लेट्स बिगिन. All elections are unpredictable and American presidential elections are no exceptions. एक वर्ड यहाँ पे अर्थ है अनप्रिडिक्टेबल्स. अनप्रिडिक्टेबल मीन्स होता है जिसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, जिसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं. तो सारे जो चुनाव होते हैं वो चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, कौन सा कैंडिडेट हारेगा. तो इसमें एक वर्ड और आता है यहाँ पे एक्सेप्शन में होता है अपवाद. तो जिस प्रकार सारे चुनाव होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं. इसी प्रकार अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, वहाँ पे राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उसकी प्रिडिक्शन भी हम नहीं कर सकते हैं कि कौन वहाँ पे जीतेगा, कौन वहाँ पे हारेगा. एक वर्ड और आता है प्रेसिडेंशियल में होता है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. Yet such is the powers of incumbency that there have been only 4 occasions since 1900s where a sitting and elected US president has been defeated by his challengers for a second term. लेकिन अभी हम इस एडिटोरियल में सिर्फ पढ़ेंगे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं उसकी हिस्ट्री क्या रही है, और सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो इसमें ये एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है इनकम्बेंसी. इनकम्बेंसी में होता है पदभार या कार्यभार. तो अगर हम सन 1900 से अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के इतिहास को देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के इतिहास को देखें, तो 1900 से अब तक यानी कि 120 साल के इतिहास को अगर हम देखें वहाँ पर, तो सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो दूसरी बार जब वो इलेक्शन लड़ा तो वो हार गया. सिर्फ अमेरिका में 4 बार ऐसा हुआ अब तक. एक्चुअली आपको पता है कि अमेरिका में जो
एक जो डेमोक्रेसी की जो होती डेमोक्रेसी दो फॉर्म में होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जो कि इंडिया में है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो कि अमेरिका में है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का हेड होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि राष्ट्रपति गवर्नमेंट का हेड होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो संसदीय प्रणाली होती है लोकतंत्र की, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो लेजिस्लेचर यानी कि न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, उसकी कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है उसका। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई भी जवाबदेही नहीं होती है, जो कि अमेरिका में होता है। और वहाँ पे अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है जब हम उसे भारत के कंटेक्स्ट में अगर कंपेयर करें। तो अमेरिका के इतिहास में अगर 1900 से हम देखें तो मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में देखेंगे तो सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो राष्ट्रपति था जब वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था तो वो हारा। सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ। आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका में अब क्या है कि सिर्फ एक कैंडिडेट 2 बार वहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार नहीं। लेकिन ये 1951 में उन्होंने एक अमेंडमेंट करा था, 22वां संशोधन करा था वहाँ के संविधान में। उसके बाद इन्होंने सिर्फ इसको सीमित कर दिया था कि अमेरिका का कोई भी नागरिक सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनेगा। 1951 से पहले वहाँ पर कोई भी आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे इंडिया में होता है। सो the 2020 elections was shaping up to be a cliffhanger when President Donald Trump announced Friday last week that he and First Lady Melania Trump had tested positive of COVID-19, further darkening the clouds of uncertainty. अभी आपको पता है कि अगले महीने अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें जो अमेरिका में से 2 पार्टी हैं, एक रिपब्लिक पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिका में अगले महीने के चुनाव में रिपब्लिक पार्टी का जो कैंडिडेट है, जो यानी कि जो उम्मीदवार है, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं जो अभी राष्ट्रपति हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं इनके खिलाफ वो है जॉय बाइडेन। तो अभी क्या हुआ कि अगले महीने इलेक्शन है, तो इलेक्शन में एक वर्ड यहाँ पर है क्लिफ हैंजर मीन्स होता है सिचुएशंस ऑफ सस्पेंस की सिचुएशन, मतलब जिसे मैंने क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा। तो जो पहले से यहाँ पे क्या है कि अगले महीने के चुनाव में काफ़ी सस्पेंस बना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यह सस्पेंस और भी डार्क हो गया, खासकर जब फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को ट्रंप ने ये बोला कि वो और उनकी वाइफ यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका यानी कि मेलिना ट्रंप, उनकी वाइफ कोविड-19 पॉजिटिव है, उनको कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। तो जो अनसर्टेनिटी पहले से बनी है वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो और भी ज़्यादा डार्क हो गई है और ज़्यादा गहरी हो गई है। ही रिटर्न टू व्हाइट हाउस आफ्टर 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस बट क्वेश्चन मार्क परसिस्ट। अब हालांकि वो व्हाइट हाउस जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट, वहाँ पे जैसे यहाँ हमारी जो संसद है उसका नाम, हमारी जो पार्लियामेंट उसका नाम संसद है, इसी प्रकार अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है। तो उसकी जो बिल्डिंग है जो व्हाइट हाउस, हालांकि वो व्हाइट हाउस में लौट चुके हैं, लेकिन अब भी कई क्वेश्चन मार्क बने हैं। अब देखते हैं क्या इसमें आगे। 1 term प्रेसिडेंसी अब एक मैंने पहले बताया था कि अमेरिका में 1900 से अगर हम 2020 तक 120 साल के राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास को देखें तो सिर्फ 4 कैंडिडेट ऐसे रहे जो अपने एक बार राष्ट्रपति बने, लेकिन जब दोबारा वो राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे वो अपने जो उनके अपोजिट कैंडिडेट से हार गए थे। तो ये कब हुआ इसे देखते हैं। In 1912, Democratic challengers Woodrow Wilson scored a decisive victory over President William Howard Taft, seeking his second term. अब 1912 में जब अमेरिका में चुनाव हुआ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट था विलियम हावर्ड टफ्ट, लेकिन ये उनके अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर था, जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार था वो था वुड्रो विल्सन। तो ये जीत गया था उस टाइम पे। इसने मतलब जो वहाँ पे पहले उससे 1912 से पहले प्रेसिडेंट रहा है विलियम हावर्ड, वो हार गए थे जो कि रिपब्लिक पार्टी से थे।
तो ये अपनी विलियम हॉवर्ड क्या कर रहे थे कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। एक बार तो प्रेसिडेंट थे, वो दूसरी बार प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे एज ए रिपब्लिक कैंडिडेट, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो कि वुडरो विल्सन था उससे हार गए थे। अब क्यों हारे थे ये? हाउएवर द रीजन वॉज डिवाइडेड रिपब्लिकन बोर्ड, लेकिन इसका कारण था जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी जो बोर्ड थी वो बढ़ चुकी थी पूरी तरह से, मतलब उसी के जो कैंडिडेट आपस में अंदर उनकी पार्टी खुद टूट चुकी होगी। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, द यूएस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1901 to 1909 हैड सपोर्टेड टफ्ट फॉर हिज फर्स्ट टर्म। हालांकि इसका कारण ये माना जाता है कि रिपब्लिकन वोट बढ़ गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट जो कि यूएस में 1901 से 1909 यानी कि 8 साल राष्ट्रपति रहे, उन्होंने पहली बार तो विलियम हॉवर्ड को सपोर्ट करा था जब विलियम हॉवर्ड पहली बार प्रेसिडेंट थे, लेकिन दूसरा उन्होंने सपोर्ट नहीं करा उसको। सब्सिक्वेंटली he got disenchanted and eventually split the Republican Party, running as candidates of the newly established Progressive Party and coming second in the race. अब हुआ क्या कि एक वर्ड यहाँ पर क्या, डिसएंचेंटेड मीन्स होता है नाराज हो जाना या निराश हो जाना। तो थियोडोर रूजवेल्ट क्या है कि जो 1901 से 1909 में 9 तक अमेरिका में राष्ट्रपति रहे, रिपब्लिकन पार्टी से वो बिलोंग करते थे। तो वो प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड जो 1912 से पहले राष्ट्रपति थे, तो उनसे वो नाराज हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा कि फिर रिपब्लिक पार्टी से उन्होंने अलग हो गए, फिर खुद ही वो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट में मतलब रिपब्लिक पार्टी से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खुद खड़े हो गए, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए खुद खड़े हो गए। कौन? रूजवेल्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ। तो वो जो जब क्या होता है कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो वहाँ भी क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है उसको जितने भी स्टेट हैं वहाँ, जैसे अमेरिका में अभी 50 स्टेट हैं, तो हर स्टेट से उसको जीतना पड़ता है, हर स्टेट से उसको जीतना पड़ता है। तो क्या हुआ कि जो रूजवेल्ट खुद ही थियोडोर रूजवेल्ट खुद ही रिपब्लिकन पार्टी से खुद उम्मीदवार बन गई डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ। Taft already weakened with the infightings in the Republican Party emerged a distant third. अब Taft जो कि एक बार राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन वो पहले ही कमजोर हो चुके थे क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ी अनबन हो गई होगी, तो पहले से ही कमजोर थे, तो इसलिए वो तीसरे कैंडिडेट रहे। मतलब द सेकेंड वन टर्म प्रेसिडेंट्स, अब एक तो जो कि एक बार सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे लेकिन दूसरी बार इलेक्शन में हार गए थे, वो थे विलियम हॉवर्ड। अब दूसरा राष्ट्रपति कौन था जो दूसरी बार जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा था, इसको देखते हैं। द सेकेंड वन टर्म्स प्रेसिडेंट वॉज हर्बर्ट हूवर, डिफीटेड इन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय हिज डेमोक्रेटिक चैलेंजर्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 1932। अब दूसरा राष्ट्रपति वो भी रिपब्लिकन पार्टी से थे, हर्बर्ट हूवर जी। एक वर्ड आकर यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है ओवरवेलमिंग विक्ट्री, ये बहुत बड़ी मेजोरिटी से जब कोई कैंडिडेट जीत जाता है। तो हर्बर्ट हूवर जो कि उनके खिलाफ जो लड़े थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो काफ़ी फेमस राष्ट्रपति रहे अमेरिका के 1932 में, उनसे हार गए थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से। कौन? हर्बर्ट हूवर जो कि रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। दिस इलेक्शन वॉज फॉट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। क्यों? अब जो इलेक्शन लड़ा था इसका जो मेन मुद्दा था वो था कि आपको पता है कि 1930 में अमेरिका में पूरे वर्ल्ड में महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी आई थी, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी थी, चीज़ों के दाम काफ़ी कम हो गए थे। तो इन लोगों ने क्या करा कि रूजवेल्ट ने क्या करा कि इस महामंदी को अपने इलेक्शन का मुद्दा बनाया मेन। रूजवेल्ट जो काफ़ी फेमस राष्ट्रपति माने जाते हैं और काफ़ी टाइम ये वहाँ पे राष्ट्रपति रहे, लगभग चार बार राष्ट्रपति रहे। तो रूजवेल्ट वॉन ऑन द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू डील्स एंड देन वेंट ऑन टू विन इन 1936, 1940 एंड 1944। तो रूजवेल्ट मतलब एक उन्होंने जो न्यू डील का वादा करा था उसके आधार पर उन्होंने वो जीत गए थे।
कि मतलब उन्होंने ये वादा किया था कि हम जो ये डिप्रेशन, जो महामंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन आर्क है, उससे हम अमेरिका को उभारेंगे। तो इसके आधार पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1932 से पहली बार राष्ट्रपति रहे, वो 1932 से 1936 तक। दूसरी बार राष्ट्रपति बने वो 1936 से 1940 तक। तीसरी बार वो राष्ट्रपति बने 1940 से 1944 तक। By the time he began his 4 terms in January 1945, अब वो चौथी बार भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे थे। 3 बार लगातार राष्ट्रपति बनने के बाद चौथी बार भी लड़ रहे थे 1945 में और जीत गए थे। बट ही वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर्स एंड कंजेस्टिव हार्ट डिजीज एंड डाइट्स 3 months लेटर। लेकिन जब वो चौथी बार भी इलेक्शन जीते तो वो क्या हुआ कि हालांकि उनको हाई बीपी का काफ़ी बीमारी, जैसे हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर था उनका और हार्ट डिजीज भी था उनको, तो वो इलेक्शन जीतने के 3 महीने बाद मर गए थे। उनकी डेथ हो गई थी उसमें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट लगभग 4 बार राष्ट्रपति रहे अमेरिका में, क्योंकि उस टाइम पे 1951 से पहले ये था कि आप अमेरिका में कितनी बार भी एक आदमी अमेरिका में कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता था। लेकिन 1951 में जब 22वां संशोधन करा गया तो उसके बाद सिर्फ वहाँ पर सिर्फ 2 बार, इसको लिमिट कर दिया 2 बार। टिल देन देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म फॉर प्रेसिडेंट। द 2 term लिमिट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द 22 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन 1950। अब क्योंकि 1951 से पहले क्या था कि सिर्फ एक आदमी, एक कैंडिडेट कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता था अमेरिका का। हालांकि वहाँ पे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 4 साल होता है, इंडिया में 5 साल होता है। लेकिन जब इन्होंने अमेरिका में एक संशोधन करा, जो 22वां संशोधन था, संवैधानिक संशोधन करा 1951 में, इसके बाद इन्होंने क्या करा कि सिर्फ अमेरिका में एक आदमी सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज़्यादा बार नहीं। इन 1976 अब तीसरा प्रेसिडेंट कौन था? In 1976, Democratic challengers Jimmy Carter defeated President Gerald Ford, who had taken over the presidency in 1974 after President Nixon resigned when faced with the threat of impeachment. 1973, after Vice President Spiro Agnew resigned. अब क्या हुआ कि जेराल्ड फोर्ड उससे पहले, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो उपराष्ट्रपति था। लेकिन उपराष्ट्रपति 1973 में उपराष्ट्रपति था। लेकिन उपराष्ट्रपति भी कैसे बनाओ, जब वहाँ का उपराष्ट्रपति जो उससे पहले था स्पाइरो एग्न्यू, तो इसने रिजाइन दे दिया था। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट से उपराष्ट्रपति के पद से स्पाइरो एग्न्यू ने रिजाइन दिया, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन बना? जेराल्ड फोर्ड बना। लेकिन जेराल्ड फोर्ड जब उस टाइम पे 1973-74 में निक्सन वहाँ पर राष्ट्रपति था, तो निक्सन ने इम्पीचमेंट के डर से जब निक्सन ने रिजाइन दिया तो उपराष्ट्रपति, तो जो जेराल्ड फोर्ड था, इसको राष्ट्रपति का पद दे दिया गया। इन यूएस हिस्ट्री, फोर्ड इज द ओनली वन टू हैव हेल्ड बोथ पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विदाउट हैविंग वॉन एन इलेक्शंस आइदर। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में अगर हम देखें तो सिर्फ जेराल्ड फोर्ड एक ऐसा आदमी था जो राष्ट्रपति भी रहा और उपराष्ट्रपति भी रहा बिना इलेक्शन को जीते हुए। यानी कि इसको क्या हो कि पहले तो राष्ट्रपति बनाए जब स्पाइरो एग्न्यू ने रिजाइन दिया था, फिर जब निक्सन ने फिर रिजाइन दिया था तभी राष्ट्रपति बन गया। तो यानी कि जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के इतिहास में सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहा, लेकिन बिना कोई इलेक्शन फाइट करे या बिना कोई इलेक्शन जीते। तो ये तीसरा आदमी था। 1970 में क्या होता है कि the 1970 was a decade marked by an energy crisis, sparked oil price hikes, high inflation, economic downturn and rising unemployment. अब 1970 का जो दशक था वो बहुत वो संकट वाला भरा था। काफ़ी क्राइसिस का एनर्जी क्राइसिस था वहाँ पर। अमेरिका में एनर्जी क्राइसिस आया, ऊर्जा संकट आया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे तेलों के जो कच्चा तेल, जो तेलों के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर। इकोनॉमी बिल्कुल डूब चुकी थी वहाँ की और बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी थी। The US Embassy hostage crisis in Tehran in 1979 following the Islamic revolutions in Iran became emblematic of eroding confidence amongst the peoples that made it easy for Republican challenger Ronald Reagan
टू ट्राउंस डेमोक्रेट्स इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इन 1980। अब होता क्या कि अमेरिका में क्या होता है कि 1970 में जो तेहरान है, जो ईरान की कैपिटल है, तो वहाँ पे एम्बेसी जो एम्बेसी थी यूएस की तेहरान में, वो वहाँ पे हॉस्टेज का एक वर्ड है, हॉस्टेज में होता है किसी को बंदी बना देना। तो अब एम्बेसी को वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ करेगी तेहरान में। अब क्या होता है कि हर कंट्री की क्या होती है कि फॉरेन पॉलिसी में दूसरी कंट्री में उसकी एम्बेसी होती है। एम्बेसी में से होता है जहाँ राजदूत बैठते हैं, मतलब जहाँ एम्बेसडर बैठते हैं, दूतावास जिसे बोलते हैं। एम्बेसी मीन्स दूतावास। तो जैसे इंडिया की एक एम्बेसी कहाँ होगी, अमेरिका में होगी, तो वहाँ पे एम्बेसी की दूतावास होगा। वहाँ पे क्या होगा कि अमेरिका का जो एम्बेसडर होगा, जो इंडिया का जो एम्बेसडर है, जो अमेरिका के लिए है, जो राजदूत होगा, वो वहाँ बैठता है। वो क्या करेगा कि जो अमेरिका में जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन जो वहाँ पर रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार अमेरिका की एक एम्बेसी इंडिया में होगी। तो इसी प्रकार अमेरिका की जो एक एम्बेसी तेहरान में थी, जो वहाँ पे एम्बेसी का ऐसे चल रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ के अमेरिका के लोगों में जो जिमी कार्टर उस टाइम पे प्रेसिडेंट था वहाँ पर डेमोक्रेट का, तो उसके प्रति उनका जो विश्वास था वो काफ़ी कहीं ना कहीं कम हो गया था। वो विश्वास कम हो गया था। इससे क्या हुआ कि जो रिपब्लिकन चैलेंजर था रोनाल्ड रीगन, उसको जिमी कार्टर को हराने में बड़ी आसानी हो गई थी। एक वर्ड आया है ट्राउंस होता है टू बीट समवन, किसी को हराना। तो होता क्या कि इन सब के बाद क्या होता है कि जैसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे 1980 में, तो जिमी कार्टर के प्रति अमेरिकन लोगों का जो विश्वास था वो कम हो गया था। उससे जिमी कार्टर के अपोजिट में, यानी कि जो रोनाल्ड रीगन था, जो रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ा था, उसको जिमी कार्टर को हराने में काफ़ी आसानी हो गई थी और उसने हरा दिया था। तो डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज ऑलरेडी पोलराइज एज सीनेटर्स टेड कैनेडी हैड चैलेंज प्रेसिडेंट कार्टर इन द पार्टी प्राइमरीज। अब 1980 में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी खुद ही पोलराइज हो चुकी थी। मैंने पोलराइज में खुद ही वो अंदर से टूट चुकी थी। मैंने पार्टी में खुद मतभेद चला था, आपस में उनकी जो कैंडिडेट थे उनमें मतभेद चला था। जैसे कि जो वहाँ पे सीनेटर थे टेड कैनेडी, तो इन्होंने जो प्रेसिडेंट को पहले से जो प्रेसिडेंट कार्टर से पहले अनबन थी, उनको पहले प्राइमरी इलेक्शन में उनको वो टक्कर दे रहे थे कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी 1980 में पहले खुद ही वीक हो गई थी, अंदर से काफ़ी वीकनेस थी, काफ़ी पोलराइज हो चुकी थी अंदर से ही। तो इसका क्या हुआ, इसका फ़ायदा अपोजिशन पार्टी जो वहाँ पे रिपब्लिकन है उसने उठाया और उसके कैंडिडेट ने उठाया, इनके रोनाल्ड रीगन ने उठाया। अमेरिका में 2 पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, एक रिपब्लिकन पार्टी होती है। वहाँ की पार्लियामेंट का जो नाम है वो है कांग्रेस। अब वहाँ पे दो सदन होता है। एक अपर हाउस होता है जिसका नाम है सीनेटर, और जो लोअर हाउस होता है उसका नाम है हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स। बोथ 1932 एंड 1980 ऑल्सो मार्क डीपर पावर शिफ्ट। लेकिन 1932 और 1980 जो ये दो ऐसे ईयर रहे जिनमें पावर का बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। मतलब बिल्कुल पावर एक जगह से बिल्कुल दूसरी पार्टी को शिफ्ट हो गई थी। 1932 में क्या होता है कि द डेमोक्रेट्स टुक्स बैक कांग्रेस कंटिन्यूइंग टिल द 1950s इंट्रोड्यूसिंग द सोशल सिक्योरिटी। अब 1932 में जो डेमोक्रेट्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, वो क्या करते हैं, पावर वहाँ की सत्ता को वो कब्जा देते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं की पार्टी का होता है। तो ये लगभग वहाँ से 18 साल रूल करते हैं, इनके 1950 तक रूल करते हैं। और ये ऊपर से जो सोशल सिक्योरिटी वाली जो वहाँ की पॉलिसी है, सामाजिक सुरक्षा वाली पॉलिसी को ये प्रमोट करते हैं। फिर 1980s में क्या होता है, फिर रिपब्लिक्स आती है, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स राष्ट्रपति बनते हैं। और जिनका जो मेन मुद्दा होता है, जो एजेंडा होता है, वो होता है टैक्स कट और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। यानी कि उनका रिपब्लिक पार्टी का उस टाइम पे 1980s में प्रोपेगेंडा रहता है कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो जो टैक्स होता है उसको कम कर देंगे, साथ साथ जो वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको प्रमोट करेंगे, इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करेंगे।
अब चौथा कैंडिडेट कौन था कि जो सिर्फ एक बार राष्ट्रपति रहा और दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव फाइट करा लेकिन हार गया था अपोजिशन पार्टी से। द लास्ट वन टर्म प्रेसिडेंट इन द 20th century was George S.W. Bush, who had won easily in 1988 after being Reagan's vice president for 8 years. अब क्या होता है कि जो चौथा कैंडिडेट था जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर थे, तो ये 1918 में बड़े आसानी से राष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि 1918 में जो रीगन था, रीगन लगभग 8 साल उपराष्ट्रपति रहा। तो उस दौरान 1988 में पहली बार जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति रहे जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। ही लॉस्ट हिज री इलेक्शन बिड टू रैंक न्यू कमर्स Democratic challengers Bill Clinton in 1992, despite having notched up a series of foreign policy success during the first term Soviet withdrawal from Afghanistan, followed by the unification of Germany and the breakup of Soviet Union. सॉरी जो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश थे वो रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। तो अब जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्या हुआ था कि दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो जो उनके खिलाफ जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश जो कि रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते थे, तो जब दूसरी बार फाइट कर रहे थे उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट था वो था बिल क्लिंटन, जो हिलेरी क्लिंटन के हस्बैंड थे। वो हिलेरी क्लिंटन आपको पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की है। तो बिल क्लिंटन जब से वो हार गए थे दूसरी बार 1992 में, जबकि 1992 से पहले जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने काफ़ी बड़े वहाँ पे काम करे थे, जैसे कि कुछ पॉलिसी उनकी, कुछ विदेश नीतियाँ, कुछ इम्पोर्टेंट विदेश नीतियाँ थी जिनमें जो महत्वपूर्ण विदेश नीतियाँ थी, जैसे कि जो सोवियत संघ था जो अफगानिस्तान से उसने विड्रॉल कर दिया था। कब? जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था 1990 में, जब जर्मनी का वेस्ट और ईस्ट जर्मनी का एकीकरण हो गया था, और साथ ही साथ जब सोवियत यूनियन टूट गया था। आपको पता है कि जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था 1991 में, तो 1991 में कोल्ड वॉर के एंड होने का मेन कारण माना जाता है डिस यूनिफिकेशन ऑफ सोवियत यूनियंस। तो जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया था, जो सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया था, और 1990 में जब जर्मनी वेस्ट और ईस्ट जर्मनी जो कि यूनिफाई हो गया था, यानी कि एकीकृत हो गया था, उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत ने, यानी कि रसिया ने खासकर अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया, अफगानिस्तान से हट गया था, पीछे हट गया था। आपको पता है कि जर्मनी 1965 में 2 भागों में टूट गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में। वेस्ट जर्मनी को लीड कर रहा था अमेरिका, जबकि ईस्ट जर्मनी को, यानी कि ईस्ट जर्मनी को लीड कर रहा था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिकन्स। तो इन सब बड़े काम के, इन सब बड़े इतनी इम्पोर्टेंट काम के बाद भी जो कि ये सारे जो ऐसे कि जर्मनी के एकीकरण और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब रसिया अफगानिस्तान से पीछे हट गया था, तो उस टाइम पे बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति था। लेकिन ये सब होने के बाद भी बिल क्लिंटन अपनी दूसरी बार के लिए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था वो हार गया था जो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के टाइम पे ये सारे काम हुए थे। तो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश बिल क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार था उससे दूसरी बार हार गया था, मतलब दूसरी बार का जो चुनाव लड़ा था जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश वो हार गया था। इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड बिकेम द कैटफ्रेज ऑफ द सक्सेसफुल क्लिंटन कैंपेन। अब एक यहाँ पे आ रखा है कैटफ्रेज होता है, एक फ्रेज है जो किसी जो मतलब फेमस आदमी होता है उसके लिए यूज होता है। तो उनका ये एक फ्रेज मतलब ये था कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड। तो मेन ये बिल क्लिंटन का मेन जो कैंपेन था वो यही था, जिसके कारण बिल क्लिंटन बड़ी आसानी से जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को हरा दिया था। अनरिजॉल्व क्वेश्चन, अब कुछ ऐसा सवाल जो रिजॉल्व नहीं हुए, जिनका सॉल्यूशन नहीं हुआ, अब किस तरह के सवाल है देखते हैं। द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक्स वाज गोइंग टू बी इशू बट मिस्टर ट्रम्प टेस्टिंग पॉजिटिव रेज अ बंच ऑफ फ्रेश क्वेश्चन। हालांकि
अब प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोविड-19 पैंडमिक को वहाँ के राष्ट्रपति ने इनकी डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हैंडल करा, ये भी अगले महीने के राष्ट्रपति चुनाव का एक मुद्दा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कई सवाल और उठने लग गए हैं। एक वर्ड बंच में होता है बहुत सारे, तो कई क्वेश्चन एक साथ उठने लग गए हैं, जैसे कि अबाउट इम्प्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द इलेक्शन कैंपेन लीडिंग टू पोलिंग्स ऑन November 3 एंड इट्स फॉलो थ्रू टिल द विनर टेक्स ऑफ ऑन January 2021। अब कुछ सवाल जैसे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो भी राष्ट्रपति वहाँ की, तो अगर वो कोरोना पॉजिटिव होंगे तो वो तो हॉस्पिटलाइज होंगे, तो उसके बाद वो अपनी जो सत्ता है उस अपने सक्सेशन किसको देंगे, कौन डोनाल्ड ट्रंप के ठीक होने तक ये राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा। साथ ही साथ अब इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि 3 नवंबर को वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव है अगले महीने, तो इस कैंपेन को कौन लीड करेगा, ये सवाल भी उठ रहा है। और साथ ही साथ उसके बाद 20 जनवरी 2021 को जब राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, जो नया राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, तब तक कौन गवर्नमेंट चलाएगा, कौन सरकार चलाएगा, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल सक्सेशंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वाज एड्रेस्ड इन द प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट 1947 एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 ट्रिगर्स बाय द assassination of प्रेसिडेंट JF कैनेडी इन 1963। अब लेकिन क्या हुआ कि ये एक बड़ा प्रेसिडेंट सक्सेशन मैंने सक्सेशन होता है उत्तराधिकारी, यानी कि अब अगर राष्ट्रपति इनकेस अगर अपने कार्यकाल के दौरान कोई राष्ट्रपति मर जाता है या प्राइम मिनिस्टर मर जाता है, तो उसके बाद अगले प्रेसिडेंट बनने तक या अगले प्रधानमंत्री बनने तक कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा या कौन प्रधानमंत्री का पद संभालेगा। तो इस तरह से पहले कुछ लॉ होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में क्या है कि अगर कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के बनने तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालता है। और इनकेस अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इंडिया का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो उस पद को संभालते हैं। इसी तरह अमेरिका में जो प्रेसिडेंट सक्सेशन की मैंने गवर्नमेंट को लगातार चलाने के लिए, अगर कोई प्रेसिडेंट मर जाता है कार्यकाल के दौरान या बीमार हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो जो ये प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट था वो अमेरिका में 1947 में जो 25वां संशोधन हुआ था उसके बाद एड्रेस करा गया था। लेकिन इसको एड्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि JF कैनेडी 1963 में जो राष्ट्रपति थे उनका एक बड़ा असैसिनेशन, उनकी हत्या हो गई थी कार्यकाल के दौरान। तो उनकी हत्या होने के बाद ये समस्या खड़ी हुई कि अब किसी राष्ट्रपति की हत्या होने का, उनके मर्डर होने के बाद, उनके मरने के बाद कौन सरकार चलाएगा अगले राष्ट्रपति के चुनने तक, तो उसकी ज़रूरत पड़ी। तो फिर उन्होंने क्या करा कि प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट 1947 के नाम पर जो जाना था, जो कि उन्होंने 1967 में 25वां संविधान संशोधन किया इन्होंने अमेरिका के संविधान में, तब ये एक्ट लागू करा गया। इन केस प्रेसिडेंट डाइज, resigns or otherwise incapacitated, the successions move to the vice presidents and then on the speakers of the house and presidents pro tempore of the senate and the member of the cabinet beginnings with the secretary of the state। अब अमेरिका के कंटेक्स्ट में क्या है कि अगर किसी राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाती है या वो रिजाइन दे देता है या वो सक्षम नहीं है रूल करने में या बीमार हो जाता है, रूल नहीं कर पाता है, तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाल लेगा, प्रेसिडेंट के पद पर काम करेगा। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो जो हाउस का जो स्पीकर होता है, जो हाउस का जो वहाँ पे लोग जो वहाँ पर लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कार्यकाल संभालता है। उसके बाद फिर ये जो सीनेट है, वहाँ की जो अपर हाउस है, अगर
जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो वहाँ का जो लोअर हाउस है, अगर उसका स्पीकर भी नहीं है तो वहाँ का जो अपर हाउस है सीनेट, तो सीनेट का जो प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। और उसके बाद इसी प्रकार जो फिर कैबिनेट के मेंबर कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। और ये शुरू होगा कैबिनेट में सबसे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो वहाँ पर राष्ट्रपति के पद को संभालता है। इस पर इसके नीचे के अधिकारी राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। कैंपेन कंटिन्यूटी इज मोर अनसर्टेन, इलेक्शंस आर हेल्ड every 4 years in November on the Tuesday after the first Monday of the month। अब क्या कि अमेरिका में अब कैंपेन की कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी अभी निश्चित नहीं हो पाया। इलेक्शन अमेरिका में क्या होता है कि हर 4 साल बाद नवंबर को जब नवंबर के महीने अगर पहली तारीख को मंडे तो उसके मतलब ट्यूसडे को हर 4 नवंबर में अमेरिका में क्या होता है कि हर 4 साल बाद नवंबर में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे। तो अगर उस महीने की मंडे से मतलब मंडे के बाद मतलब ट्यूसडे को वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर 4 साल बाद नवंबर के महीने, माने कि नवंबर में हर 4 साल अमेरिका में इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। चेंजिंग द डेट वुड नीड बाई पार्टीशन कंसेशंस हार्डली लाइकली व्हेन द कंट्री इज इन द थ्रोस ऑफ कैंपेन। एक वर्ड यहाँ पर थ्रो स्ट्रगल। तो लेकिन क्या है कि अगर इस मतलब इलेक्शन की डेट को चेंज करना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करना है अमेरिका में, तो इसके लिए दोनों पार्टियां यानी कि बाई पार्टीशन मीन्स होता है जो द्विपक्षीय जो दो पार्टियां वहाँ पे द्विदलीय दोनों दलों की यानी कि रिपब्लिक्स और डेमोक्रेटिक की दोनों की सहमति चाहिए होती है। दोनों दलों की सहमति के बाद ही इलेक्शन की डेट वहाँ पे परिवर्तित की जा सकती है। लेकिन ऐसा अज्यूम करना मुश्किल है कि ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे सारे जितने भी कैंडिडेट सब इलेक्शन के स्ट्रगल में। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि अमेरिका में इलेक्शन की डेट चेंज हो सकती है। This year the popular elections on November 3 will be followed by the 538 members electoral college votings on December 14। अब जब 3 नवंबर को वहाँ पे चुनाव होगा तो उसके बाद लगभग 530 जो अन्य मेंबर है वो भी उसके बाद 538 जो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम द्वारा वहाँ पे वोटिंग होगी 14 दिसंबर को। उसके बाद वहाँ पे सीनेट और जो लोअर हाउस ऑफ जो वहाँ की लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जो सीट है भरी जाएगी। कांग्रेस विल सर्टिफाई द इलेक्शन कॉलेज वोट ऑन जनवरी 6, 2021 officially declaring the presidents and the vice presidents who will assume office at inaugurations on 20। अब वहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कांग्रेस क्या करेगी कि इलेक्टोरल कॉलेज को 6 जनवरी 2021 को सर्टिफाई करेगी यानी कि प्रमाणित करेगी, और उसके बाद ऑफिशियली प्रेसिडेंट को ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी कि कौन प्रेसिडेंट बना, कौन प्रेसिडेंट बना, यानी कौन राष्ट्रपति बना और कौन उपराष्ट्रपति बना। तो यहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम कांग्रेस है वो ये घोषित करेगी 6 जनवरी 2021 को। उसके बाद जिस कैंडिडेट को भी वो घोषित करेगी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, उसके बाद वो कैंडिडेट क्या करेगा कि 20 जनवरी 2021 को शपथ लेगा। ड्यूरिंग दिस when exactly does the winning candidate become president elected is a question on which legal experts still differ। अब इसके बाद ये कि कब मतलब राष्ट्रपति चुना जाएगा और मतलब कौन राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति बनेगा, ये अभी इस पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो मतलब जो कानून के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जो ओपिनियन है वो अलग अलग है। मतलब देयर इज नो लीगल गाइडेंस इन केस ऑफ कैंडिडेट डाई और इज अनेबल्स टू कैंपेन शॉर्टली बिफोर द नवंबर्स फॉलोइंग और एनी टाइम्स डे आफ्टर। हालांकि अब तक कोई ऐसी लीगल गाइडेंस भी जारी नहीं करी गई कि अगर कोई कैंडिडेट नवंबर में जो इलेक्शन राष्ट्रपति उससे पहले अगर मर जाता है या वो कैंपेन करने में सक्षम नहीं हो जाता है या वो बीमार हो जाता है तो फिर या उसके पोलिंग इलेक्शन होने के बाद कैसे मतलब
कौन इलेक्शन के बाद कौन रहेगा। तो अब इस तरह की कोई भी लीगल लीगल जो गाइडलाइंस है वो जारी नहीं हुई कि अगर मतलब इन केस अगर 3 नवंबर से पहले अगर कोई राष्ट्रपति का कैंडिडेट मर जाता है या वो बीमार हो जाता है, वो कैंपेन नहीं कर पाता है, तो क्या होगा या उसके बाद क्या होगा। इस तरह की अभी कोई लीगल गाइडेंस जारी नहीं करी गई। Where a vacancy to arise after November 3, the Electoral College will be guided by the two political parties since the primaries process of anointing candidate is there jealously guarded preserve। एक वर्ड यहाँ पे आ रखा है anointing मीन्स होता है जो मतलब इलेक्शन द्वारा जीत रखा हो, मतलब मैंने जिसको इलेक्शन द्वारा जिताया गया है और जीत करके जैसे इलेक्शन द्वारा जीत गया है और जीत करके अगले नेक्स्ट स्टेप के इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है। तो अब क्या है कि 3 अक्टूबर के बाद अभी 3 नवंबर तक तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे वहाँ पर, लेकिन ये अब राष्ट्रपति की जो सीट है वो 3 नवंबर के बाद खाली हो जाएगी। तो उसके बाद 3 नवंबर के बाद क्या होगा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज क्या करेगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यानी कि रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक को कंट्रोल को गाइड करेगा कि क्या करना है, इसके बाद कैसे करना है। क्योंकि अब तक क्या होगा कि दोनों, अब ये तो कन्फर्म हो चुका है कि रिपब्लिक पार्टी से का जो कैंडिडेट होगा वो जॉय बिडेन होंगे, और रिपब्लिक पार्टी की जो कैंडिडेट होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं या उम्मीदवार हैं वो जॉय बिडेन हैं। Under the circumstances, they may just find it expedient to bump off the vice president to fill the presidential slot, but how the vice president slot will then be filled remain uncertain। अब एक वर्ड यहाँ पे रखा है expedient होता है to get benefit of something। bump up एक वर्ड है bump up होता है to rise किसी को उठाना। अब क्या कि ये अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से देखें तो इन्होंने जॉय बिडेन जो कि अब तक उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति के कैंडिडेट को खड़ा करना उचित समझा या बेनिफिशियल समझा कि हाँ जॉय बिडेन को हमें राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे खड़ा किया जाएगा या उपराष्ट्रपति पद की जो सीट है उसे कौन भरेगा, ये अब तक निश्चित नहीं हो पाया है कि उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए रिपब्लिक से कौन नया उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा या उपराष्ट्रपति के पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन नया उम्मीदवार होगा, ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। टाइट रेस और लैंडस्लाइड। टाइट रेस में होता है कि दोनों की मतलब मजबूत सी टक्कर, मतलब अगर जब दोनों कैंडिडेट क्या हो कि काफ़ी स्ट्रांग हो तो मतलब उनमें आपस टक्कर काफ़ी मजबूती होगी। या लैंडस्लाइड में होता है कि या सिर्फ एक ही कैंडिडेट को बहुत सारी या बड़ी मेजोरिटी से जीतेगा, यानी जिसे हम कहते हैं ओवरवेलमिंग। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या जो दोनों पार्टी के कैंडिडेट हैं जॉय बिडेन और जो डोनाल्ड ट्रंप, इनमें एक काफ़ी मजबूत टक्कर होगी, काफ़ी बड़ी टक्कर होगी, या सिर्फ एक कैंडिडेट को बहुत सारे वोट मिलेंगे, ये देखना भी बाकी है। मतलब जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट से एक को अगर 5000 वोट मिलते हैं और एक को 2000 मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 5000 वाला एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से, यानी कि ओवरवेलमिंग विक्ट्री हम कह सकते हैं। सो हाउ विल दिस अनसर्टेनिटी प्ले आउट इन 2020। एक प्ले आउट में होता है किसी को अनफोल्ड करना, खोलना, या किसी को एंड करना। अब जो ये अनसर्टेनिटी बनी है कि कौन राष्ट्रपति होगा या इन दोनों में मजबूती की टक्कर होगी या एक तरफा होगा इलेक्शन, ये इस अनसर्टेनिटी को, इस अनिश्चितता को कैसे अनफोल्ड किया जाएगा, ये भी देखना बाकी है, कैसे इसे एंड किया जाएगा। मिस्टर ट्रंप returns to the White House on October 5 and 2 days later was back in the Oval Office announcing that he had recovered fully। अब ट्रंप क्या हुआ, जब ट्रंप
कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो हालांकि वो व्हाइट हाउस में 5 अक्टूबर को वापस लौट गए थे। उसके 2 दिन बाद वो फिर ओवल ऑफिस गए, जहाँ उन्होंने अनाउंस करा कि वो अब कम्प्लीटली कोविड-19 पैंडमिक से, कोविड-19 संक्रमण से रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। Doctors described the cocktails of drugs administered to the president as experimental therapeutics। लेकिन उसके जो डॉक्टर्स थे जो उसका इलाज कर रहे थे कोविड-19 संक्रमण से तो उनका ये मानना था कि ये कई ड्रग्स के एक कॉकटेल मतलब मिक्सअप, कई ड्रग्स की कॉकटेल से मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा उस पर, डोनाल्ड ट्रंप पर कई ड्रग्स उनको दी गई तो उससे वो जल्दी ठीक हो गई, उनके डॉक्टर्स का ये मानना है। Mr. Trump has refused to participate in the virtual TV debates with Joe Biden, the Democratic president's nominee, and former vice president, are decisions announced by partisan commissions on presidential debate after Mr. Trump tested positive। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उन राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों जो कैंडिडेट होते हैं दोनों पार्टियों के, उनमें उनको डिबेट कराई जाती है कि वो उनका जो राष्ट्रपति में अगला जो उनका जो मुद्दा क्या होगा, उनका एजेंडा क्या होगा, मैंने किस आधार पर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात पर बहुत डिबेट होती है अमेरिका में, डिस्कस होता है किन मुद्दों को प्रपोज करेंगे, किन मुद्दों को नहीं करेंगे। उनका एक मैंडेटा होता है, जैसे मैनिफेस्टो, इंडिया में हम मैनिफेस्टो कह सकते हैं कि हर पार्टी का क्या होता है कि चुनाव से पहले क्या होता है, कुछ मैनिफेस्टो होता है, चुनाव मुद्दे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम जीतने का ये करेंगे, हम जीतने का वो करेंगे। इसी प्रकार क्या होता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या होता है, हर डिबेट होती है राष्ट्रपति के कैंडिडेट के पहले। तो हालांकि मिस्टर ट्रंप ने जॉय बिडेन के साथ जो वर्चुअल टीवी डिबेट है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मिस्टर जॉय बिडेन जो किया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। यह डिसीजन जो बाई पार्टीशन कमीशन है होता है, यानी कि जो द्विदलीय आयोग होता है, वहाँ अमेरिका में अमेरिका में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट पर एक द्विदलीय कमेटी बनती है कि जिसमें दोनों दल यानी कि रिपब्लिक्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों के लोग होते हैं। तो उन्होंने ये घोषणा करी कि इस मिस्टर ट्रंप ने जॉय बिडेन के साथ जो वर्चुअल टीवी डिबेट है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। मिस्टर ट्रंप क्योंकि मिस्टर ट्रंप कोविड पॉजिटिव पाए गए तो इसलिए उन्होंने हो सकता है मना कर दिया हो डिबेट में पार्टिसिपेट करने से। द फर्स्ट टीवी डिबेट्स हैड बीन variously described as chaotic, a show and wrestling bout in a mud pit, none the edifying level। अब हालांकि क्या हुआ कि जब पहली बार जो डिबेट हुई थी उसको ये माना जा रहा है कि वो chaotic था, मतलब बिल्कुल अनसर्टेन था, उसमें सस्पेंशन था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। जैसे उन्होंने ये कहा, ये माना कि दिस आर रेसलिंग बाउट इन अ मड पिट, कि जब कीचड़ में रेसलिंग जो होती है आपसे कुश्ती होती है, तो उसमें वो इसी तरह की वो थी, मतलब कुश्ती रेसलिंग मड पिट का टाइटल उन्होंने जो पहली टीवी डिबेट हुई थी दोनों राष्ट्रपति के बीच उसका नाम दिया। और उन्होंने कहा कि ये बड़ी कैओटिक थी, बड़ी ही सस्पेंशन थी, पता नहीं चल रहा कि बड़ी अनसर्टेनिटी बनी थी इस डिबेट में, पहली वाली डिबेट में। मोर देन वंस मिस्टर ट्रंप एक्सप्रेस सस्पेप्टिसिज्म अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ पोस्टल बैलोटिंग्स, वार्निंग द इशू वुड हैव टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब कई बार क्या हुआ कि मिस्टर ट्रंप ने अपनी पहले डिबेट में क्या, एक वर्ड है पे सस्पेप्टिसिज्म मीन्स होता है टू रेज क्वेश्चन, टू रेज डाउट, कि किसी पर शंका करना, किसी पर डाउट उठाना, संदेह करना। तो मिस्टर ट्रंप ने कई बार क्या कि जो पोस्टल वहाँ पे इंडिया में क्या होता है अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन होता है, वो पोस्टल बैलोटिंग होता है, यानी कि मत पत्र द्वारा वहाँ पे चुनाव, वहाँ पे वोटिंग होती है। तो उस पर उन्होंने उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो पारदर्शिता है मतपत्र की, उस पर भी मिस्टर ट्रंप ने कई बार
सवाल उठाया है, कई बार डाउट कर रहे हैं, और उसने चेता है कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर सुनवाई करनी चाहिए। When asked about the peaceful transition of power, he generated controversy with "We are going to have to see what happens." और जब एक मतलब पावर का मतलब एक शांतिपूर्ण ढंग से जो ट्रांजिशन होता है, जो एक से दूसरे पावर का जो ट्रांजिशन होता है, जब उस पर सवाल पूछा गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने ये कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी कि देखो अब क्या होता है, आगे क्या होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब क्या होता है ये हम देखने जा रहे हैं। इनके राष्ट्रपति चुनाव में ही डिसाइड होगा क्या आगे क्या होगा। सो दिस इज द रीजन दैट मिस्टर ट्रंप इज कीन टू पुश थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एमी कॉनी बारेट टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिप्लेस लेट जज रुथ बैडर जिन्सबर्ग। शायद यही कारण रहा हो कि मिस्टर ट्रंप क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मिस्टर अपने एमी कॉनी को अपॉइंट कर रहे हैं कि मतलब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो हम वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे वो एमी कॉनी बारेट को प्रमोट करना चाह रहे कि हमें इसे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा अगर वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और वो वहाँ पे जो वहाँ के जो इससे पहले वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं लेट जज रथ बाडर जिन्सबर्ग, ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, जो कि काफ़ी अपनी मॉडरेटनिटी और पोलाइटनेस के लिए जाने जाते हैं। तो उनका मानना है कि हम क्या करें कि अब वो अपने ही किसी आदमी को मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, जिससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देंगे, जिससे क्या होगा उन्हें कई फैसले लेने में आसानी होगी। तो शायद यही कारण है कि वो जो बैलेट पेपर का जो उनका जो मुद्दा है वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और उसको ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस बैलेट पेपर के ट्रांसपेरेंसी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना चाहिए। Earlier ratifications of federal judicial appointment was approved not by a similar majority but a larger filibusters proof। इससे पहले क्या होता था कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ के जो जजेस होते हैं उन जो जुडिशल अपॉइंटमेंट होता था उनका, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए थी। मतलब उनको मतलब किसको जज बनाया जाएगा, किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो उसके लिए वहाँ की जो कांग्रेस में जो सीनेटर होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी मेजोरिटी, यानी कि लगभग 60 जो सीनेटर्स हैं उनकी मेजोरिटी चाहिए होती थी किसी जुडिशल अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब वहाँ की न्यायपालिका में जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, किसको जज बनाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी वहाँ पर चाहिए होती। इसका मतलब ये होता था कि सारी पूरी पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता था किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जज बनाने के लिए या मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे हावर्स ग्रोइंग पोलराइजेशन एंड politicization of judicial appointments in recent decades often led to the prolonged impasses and nominations had to be withdrawn। लेकिन अब क्या हुआ कि पिछले कुछ दशकों से क्या हुआ कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसको पोलराइज कर दिया गया है, उसका ध्रुवीकरण हो चुका है, उसको पॉलिटिसाइज कर कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण कर दिया गया हाल ही के कुछ दशकों में। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जजेस के अपॉइंटमेंट में बहुत बड़ी गतिरोध यानी कि एक इम्पास यानी कि गतिरोध, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज पैदा हो रही है। और जिससे क्या हो रहा है कि कई लोग मतलब जिससे क्या हो रहा है कई जो जजेस के जो उम्मीदवार हैं वो विड्रॉ कर दे रहे हैं, मतलब वापस विड्रॉल कर दे रहे हैं वहाँ से। तो मतलब पिछले कई ऐसा मतलब हमें कह सकते हैं कई पिछले कुछ सालों कुछ दशकों से क्या हुआ कि वहाँ की जो जुडिशल अपॉइंटमेंट है उसका पॉलिटिजाइजेशन और राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण हो चुका है, जिससे कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के जुडिशल अपॉइंटमेंट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी गतिरोध पैदा हो रहे हैं। इन 2013
the Democratic Senator Majority Leaders Harry Reid worked out a deal to permit judicial appointments for circuit and appeal courts to be cleared by a simple majority of 51. अब 2013 में क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक सीनेट का मेजोरिटी का, क्योंकि वहाँ पे उस समय जो 2013 में जो सीनेट जो वहाँ पर पावर हाउस है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ज़्यादा थे, तो वहाँ मेजोरिटी उनकी ज़्यादा थी डेमोक्रेटिक्स की। तो उनका जो लीडर था वो था हैरी रेड ने क्या करा कि ये बोला कि जुडिशल अपॉइंटमेंट में कोर्ट से अपील करा कि वो जो पहले 60 की मेजोरिटी थी अब वो सिर्फ 51 की मेजोरिटी हो, मतलब कि 51 अगर जो सीनेटर्स हैं वो अगर किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं कि हाँ इसे जज बनाया जाए, इसे चीफ जस्टिस बनाया जाए, जो कि पहले 60 थी, तो वो आराम से अब बन जाएगा। यानी कि इन्होंने कुल मिला के मेजोरिटी को कम कर दिया। मतलब इट बूमरेंज व्हेन द रिपब्लिकन सीनेट लीडर्स मिच मैककॉनेल्स एम्प्लॉय द सेम न्यूक्लियस ऑप्शन टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ जज नेल गॉर्सच to Supreme Court in 2017 and is threatening to the use it again। अब 2013 में तो ये डेमोक्रेट का जो लीडर था, डेमोक्रेट में जो सीनेट मेजोरिटी का जो लीडर था हैरी रेड ने करा था। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में रिपब्लिक्स के जो सीनेट हैं, मतलब क्योंकि अब सीनेट में रिपब्लिक्स की मेजोरिटी थी 2017 में, तो उनका जो लीडर था रिपब्लिकन सीनेट लीडर का जो लीडर था मिच मैककॉनेल ने भी एक यही इस तरह की पॉलिसी अपनाई, न्यूक्लियर ऑप्शन चूज करा, जिसमें उन्होंने ये अप्रूवल दिया कि जो जज है नेल गॉर्सच को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, और उन्हें ये भी धमकी दी कि वो इस तरह के डिसीजन को और आगे भी लेते रहेंगे। एक यहाँ पे एक वर्ड आया था बूमरेंज होता है अपोजिट, उल्टा। तो यानी कि जब डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी थी तो उन्होंने अपनी तरह से डिसीजन लिया था अपने फेवर में, यानी कि अपने ही किसी आदमी को, मतलब जो उनके अपने ही किसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। इसी प्रकार जब क्या हुआ कि 2017 में जब सीनेट में रिपब्लिक्स की मेजोरिटी रही तो उन्होंने अपने ही आदमी को जज बना दिया या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दिया, जिससे कि जिससे क्या होता कि जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ की गवर्नमेंट के रूलिंग में कोई भी इंटरफेयर न करे या कोई उसे कंट्रोल न करे। मतलब सर्वे एंड रियलिटी in all four instances of single term presidency the challenge won a decisive victory, and in 3 instances a landslide victory. Most opinion polls indicates a lead, not landslides for Mr. Joe Biden, but poll be notoriously misleading। अब सर्वे क्या बताते हैं और वास्तविकता क्या है ये देखना है। अब जो 4 एग्जाम्पल हमने अब तक पढ़े कि मैंने 1900 से 2020 तक में सिर्फ 4 प्रेसिडेंट ऐसे रहे कि जो सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट रहे, लेकिन दोबारा जब उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा तो हार गए थे। तो उसमें जो चैलेंजर था, जो उनके खिलाफ लड़ा था, यानी अपोजिशन पार्टी का जो कैंडिडेट था, वो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से, जिसे कहते हैं ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से चुनाव जीता। अब अधिकांश जो ओपिनियन पोल हैं वो मिस्टर जॉय बिडेन के लिए बोले कि जो नवंबर में इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, वो मिस्टर जॉय बिडेन शायद उस इलेक्शन को जीतेंगे, मतलब उसको लीड करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मिस्टर जॉय बिडेन एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से चुनाव जीतेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शायद जो लीडिंग कैंडिडेट है वो मिस्टर जॉय बिडेन है। कि मतलब ओपिनियन पोल का ये मानना है कि शायद जॉय बिडेन अमेरिका में का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीतेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पोल होते हैं, जो ओपिनियन पोल होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो बहुत गंदे तरीके से मिसलीड करते हैं, आपको भटका देते हैं। क्योंकि यही 2016 में हुआ जब हिलेरी क्लिंटन को बोला जा रहा था कि इस बार की जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी हिलेरी क्लिंटन, वो चुनाव जीतेंगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा, वो चुनाव हार गई थी, राष्ट्रपति चुनाव हार गई थी और ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। तो इस बार क्या होता है कि कभी जो ओपिनियन पोल का जो
एजम्पशन होता है, जो उनका आकलन होता है वो कभी उल्टा होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर द पैंडमिक्स विल कैटलाइज अ साइक्लिकल शिफ्ट सीन इन 1932 एंड 1930। लेकिन ये भी कहना थोड़ा ये प्रिडिक्ट करना, ये कहना भी मुश्किल है कि क्या जो कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, कोविड-19 जो महामारी चल रही है, क्या ये कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट का काम करेगी, ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से 1932 और 1980 के इलेक्शन में हमें दिखने को मिला, तो हम इसके आधार पर हम ये भी नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, कर सकते हैं कि कोविड-19 पैंडमिक इस इलेक्शन कोविड-19 पैंडमिक का इस चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव पर कुछ कोई प्रभाव पड़ेगा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। Just as 3 are old-time Republicans who wish they had another candidate instead of Mr. Trump, many staunch Democrats wonder whether Mr. Biden will be sufficiently committed to their progressive agenda. अब जैसे इससे पहले हमने जो 3 बार जो रिपब्लिक कैंडिडेट जो रहे हैं, वो मतलब जो उनका मानना था कि इससे पहले कि मिस्टर ट्रम्प के अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है राष्ट्रपति, जो उनसे बेटर ऑप्शन हो राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिक की तरफ से। इसी तरह क्या है कि डेमोक्रेट में भी क्या है कि इस तरह का वो है, डाउट है कि मिस्टर जो बिडेन क्या जो डेमोक्रेट पार्टी की जो मुख्य जो प्रोग्रेसिव एजेंडा हैं, क्या उन पर खरा उतर पाएंगे, क्या नहीं उतर पाएंगे। इस तरह के कई डाउट खुद पार्टी में भी हैं, चाहे वो रिपब्लिक पार्टी में भी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो। रिपब्लिक पार्टी भी को भी कहीं डाउट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिक पार्टी के जो मैंडेट है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसको लीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार डेमोक्रेट पार्टी में भी इस तरह के डाउट बने हैं कि क्या मिस्टर जो बिडेन जो उनका जो एजेंडा है उन पर खरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। इस तरह के डाउट पार्टियों में बने हैं, दोनों पार्टियों में। विच पार्टी इज मोर फैक्चर्स इंटरनली रिमेन्स स्पेकुलेटिव। एक वर्ड रखा है स्पेकुलेटिव, इस पर से अनुमान लगाना। तो कौन सी पार्टी आंतरिक रूप से कितनी टूटी है, उस पार्टी के अंदर कितनी अनबन है खुद में, ये अनुमान लगाना भी काफ़ी अभी मुश्किल होगा। तो अभी इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी खुद में, उस पार्टी में कितने दरारें हैं, उस पार्टी में खुद कितनी अनबन है, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। Amid the growing uncertainty, only a decisive victory on November 3 will show that U.S. democracy has developed immunity from COVID-19. अब जो अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, जो डाउट अभी जनरेट हो रखा है, इसका मेन सॉल्यूशन ये होगा कि हम सिर्फ जब 3 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे अमेरिका में, तो उसी के बाद हम ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो 3 नवंबर का राष्ट्रपति चुनाव ही इसके बाद हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और साथ साथ ये देखना बाकी होगा कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है, जो वहाँ पे जो लोकतंत्र है, वो कोविड-19 पैंडमिक जो अभी चल रहा है, इस महामारी के खिलाफ से कोई इम्यूनिटी जनरेट कर पाया है, इसके प्रति कोई इम्यूनिटी जनरेट कर पाया है, ये देखना बाकी हुआ। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि यूएस की जो डेमोक्रेसी है, अमेरिका का जो लोकतंत्र है, वो कोविड-19 के खिलाफ कितना मजबूत है, वो ये देखना भी अभी बाकी होगा। और ये 3 नवंबर 2020 को जब अगले महीने वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, वो इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। सो ये आर्टिकल लिखा था राकेश सूद, जो कि फॉरेन डिप्लोमेट भी रहे और करंट टाइम पे ये एक डिस्टिंग्विश फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश फेलो रहे हैं। सो दिस वाज द हिंदी interpretations of this article which I have tried. If you have I hope you have enjoyed this video, and if you like this video, please subscribe, comment and share. Thank you.